तो कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ईएम स्पेक्ट्रम है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम इसलिए बोला कि मैंने फ्रीक्वेंसी के सीक्वेंस में जमाया था उनको, है ना, आवर्ती के सीक्वेंस में, तब मैंने क्या बोल दिया उसको, स्पेक्ट्रम। तो ईएम स्पेक्ट्रम क्या क्या होता है, ईएम स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। सबसे पहले क्या लिया था मैंने, रेडियो वेव। क्या लिया था, रेडियो। फिर मैंने क्या लिया था, माइक्रोवेव। फिर मैंने क्या लिया था, कल इंफ्रारेड लिया था ना, हाँ इंफ्रारेड। उसके बाद में क्या है, विजिबल लाइट, विजिबल लाइट। उसके बाद में क्या लिया था, यूवी लिख देता हूं ना, यूवी रेज। उसके बाद में क्या लिया था मैंने, एक्स रे। और उसके बाद में क्या लिया था, गामा रेज। ये मैंने लिया था। चलो अब आप मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन इस तरह से आता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किनका होता है, वेवलेंथ। देखो तीन बातें आप ध्यान रखना, वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी। क्या ध्यान रखना है, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती और ऊर्जा। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो हो सकता है ये वर्ड आपके लिए नए होंगे ना, साइंस का कोई है, चलो पढ़ रखा है ये, आवर्ती क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, बस ये ध्यान रखना तरंग की लंबाई क्या है ना। इधर देखो, फ्रीक्वेंसी होती है कि वो रिपीटेशन कितना जल्दी कर रही है, वेव कितनी जल्दी अपना साइकिल पूरा कर रही है, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तभी आपको फ्रीक्वेंसी के वेवलेंथ के ज़्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना है, अभी एक बार ध्यान रख लो, है ना, फिर कभी ये टॉपिक आएगा तो अपन इसमें डिस्कशन करेंगे। अभी क्या ध्यान रखना है, एक ध्यान रखना आपको, तरंग दैर्ध्य, इसे इंग्लिश में बोलते हैं वेवलेंथ। क्या बोलते हैं, नाम से पता लग रहा है, तरंग की लंबाई। एक आपको ध्यान रखना है आवर्ती। क्या ध्यान रखना है, आवर्ती। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी। और एक है एनर्जी, ऊर्जा। एक बार ये तीन बातें ध्यान रखो आप। मैंने पहले लिखा आपको, तरंग दैर्ध्य, आवर्ती और ऊर्जा। इस पूरे स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, तो ध्यान रखना सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होता है इसका। सबसे ज्यादा किसका होता है, इसका। चलो व्हाइट ले लेता हूं, मैक्सिमम। पूरे ईएम स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसका होता है, रेडियो तरंगों। किनका होता है, और सबसे कम किसका होता है, गामा का, ये मिनिमम। एक बार बस ध्यान रख लेना, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और विजिबल लाइट में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। कौन कौन से, VIBGYOR, विबग्योर। वापस बोल रहा हूं, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे ज्यादा जो तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है रेडियो तरंगों का। और विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम तरंग दैर्ध्य किनका होता है, मिनिमम। बस एक बात ध्यान रख लो आप अगर इधर जाओगे तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, तरंग दैर्ध्य घटेगा बढ़ेगा। जब आप मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ जा रहे हो तो घटेगा बढ़ेगा, घटेगा। इतना बात पता लग गई कि आपको, इधर जाओगे तो तरंग दैर्ध्य क्या होगा, घटेगा। अब आप कंपैरिजन कर सकते हो क्या, चलो आप बताना, यूवी लाइट या यूवी रेज, पराबैंगनी किरणें और एक्स किरणें में तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा है,
यूवी का। चलो ये बताओ, माइक्रोवेव और इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और अवरक्त तरंगों में तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा है? माइक्रोवेव का। चलो ये बताओ, गामा में और एक्सरे में तरंग दैर्ध्य कम किसका है? गामा का। बता दोगे ना, कंपैरिजन कर सकते हो। चलो अब मेरे को ये बताओ, बैंगनी रंग में और लाल रंग में तरंग दैर्ध्य किसका ज्यादा है? लाल का। ट्रैफिक सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? ये तो रीजन है इसका, बिकॉज वेवलेंथ ऑफ रेड कलर इज मोर देन वायलेट कलर। समझ में आ गया कि रेड की वेवलेंथ ज्यादा होती है, इसलिए एनर्जी फ्रीक्वेंसी कम होती है, एनर्जी कम होती है, फैलता कम है। ये तो रीजन है इसका। देखो अगर ये मैं आपको ये जो चार्ट बना रहा हूँ यहाँ पे, चार्ट इन द सेंस ये पूरा मैं बता रहा हूँ, इसमें अगर आपको अगर ढंग से अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस इसके अंदर ही हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब देखो, फ्रीक्वेंसी होती है वो वेवलेंथ का व्युत्क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मैं इधर लिख देता हूं, आवर्ती फ्रीक्वेंसी को बताते हैं एफ और इसको बताते हैं लैम्डा। एफ प्रोपोर्शनल 1/λ। इससे क्या पता लगा? इससे आपको क्या पता लगा कि सर यदि तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगा तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? कम होगा, और जिसका तरंग दैर्ध्य बिल्कुल कम होगा, मिनिमम होगा, उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो आप मेरे को ये बताओ, इसमें सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसका होगा? गामा का। बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत चुंबकीय तरंगों में सर्वाधिक आवर्ती वाली तरंगे कौन सी है? गामा। तो मैक्सिमम, इसका क्या हो गया? मैक्सिमम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम फ्रीक्वेंसी वाली तरंगे कौन सी है? रेडियो। बता दोगे ना? मिनिमम। अब मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाओगे तो कोई चीज बढ़ती है या घटती है? बढ़ेगी ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या होगा? आवर्ती बढ़ेगी, आवर्ती बढ़ेगी। कंपैरिजन कर सकते हो ना आप? चलो थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे इसको, मैक्सिमम। चलो अब मेरे को ये बताओ, रेडियो में या इंफ्रारेड और माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? इंफ्रारेड की। एक्सरे और पराबैंगनी में फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है? एक्सरे की। समझ में आ गया? ठीक है, चलो बता दोगे ना आप? एक बात और ध्यान रखना, आप ऊर्जा होती है वो आवर्ती के समानुपाती होती है। देखो अगर आप आरएस की तैयारी कर रहे हो तो आपके कॉन्सेप्ट ये क्लियर होने चाहिए। कभी आपको लिखना पड़ जाए, कभी क्या लिखना पड़ेगा, मेंस में तो लिखना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव थोड़ी होता है, लिखना तो पड़ता ही है। जब आपको लिखना पड़े तो ये आपको लिखना पड़ता है। अगर कुछ रीजन देना पड़ता है तो ये आप रीजन दोगे ना। फ्रीक्वेंसी है वो तरंग दैर्ध्य की व्युत्क्रमानुपाती, अगर ये आपने लिख दिया और कोई चेक करने वाला है तो उसको पता लगेगा नहीं, है ना? इसको नॉलेज तो है। अगर आपने ये लिखा कि एनर्जी होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, तो ये आपके जो आंसर राइटिंग है उसमें और ज़्यादा मजबूती दे देंगे। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्रीक्वेंसी। सॉरी, तो ये बात समझ में आ गई आपको? तो अब ये बताओ मेरे को, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक ऊर्जा वाली तरंगे कौन सी है? तरंगे या कितने? क्यों? रीजन? फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, इसलिए एनर्जी भी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम ऊर्जा वाली तरंगे कौन सी है? रेडियो। क्यों? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। और जब आप इधर जाओगे, रेडियो से गामा की तरफ जाओगे, तो एनर्जी बढ़ेगी घटेगी? एनर्जी बढ़ेगी।
कंपैरिजन कर सकते हो ना आप। अब मेरे को बताओ यूवी और एक्सरे, इसमें एनर्जी किस में ज़्यादा है? एक्सरे में। समझ में आ गया? ये है बैंगनी रंग वायलेट और ये है रेड कलर। पता ना आपको विजिबल लाइट में कितने रंग होते हैं? 7 रंग। विबग्योर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये होते हैं। अब मेरे को ये बताओ वायलेट और रेड, इसमें एनर्जी किस में ज़्यादा है? वायलेट। समझ में आ गया? चलो, वायलेट और रेड में तरंग दैर्ध्य किसका ज़्यादा है? रेड का। फ्रीक्वेंसी कम किसकी है? एनर्जी कम किस में है? जिसकी एनर्जी कम होगी वो कलर ज़्यादा फैलेगा या कम फैलेगा? जैसे कोई बच्चा है क्लास में, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं, है ना, पहली दूसरी के, अगर कोई बच्चा बीमार है, उसमें एनर्जी कम है, वो उछल कूद ज़्यादा करेगा। और अगर कोई एक्टिव है, सही है ना, एकदम वेल है एकदम, तो वो उछल कूद करेगा, शैतानी करेगा। और जो बीमार हो शैतानी नहीं करेगा, वो अपनी जगह बैठा रहेगा। मतलब डेविएशन किस में ज़्यादा होगा? जो एकदम सही है, जिसमें एनर्जी ज़्यादा है। जिस कलर में एनर्जी किस में ज़्यादा है? वायलेट में। एनर्जी तो जिसमें एनर्जी ज़्यादा है वो ज़्यादा फैलता है, और जिसमें एनर्जी कम है वो कम फैलता है। तो एनर्जी किस में ज़्यादा है? वायलेट में। एनर्जी कम किस में है? चलो, ट्रैफिक सिग्नल लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? हाँ, कम डेविएट हो रहा है, इसलिए रेड कलर का। अगर रेड कलर पे लाइट पड़ेगी तो वो डेविएट कम होगा, फैलेगा कम। कम फैलेगा तो आसानी से, आराम से और बहुत इजीली दिखेगा अपने को। समझ में आ गया? तो चलो, अब मेरे को ये बताओ ट्रैफिक सिग्नल लाल रंग के बनाए जाते हैं, रीजन इसका 3 रीजन है। मतलब तीनों आप इसको कनेक्ट करके बताना। क्योंकि रेड कलर का तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होता है, 7 रंगों में सर्वाधिक होता है, इसलिए उसका फ्रिक्वेंसी 7 रंगों में सबसे कम होती है, जिसके कारण उसकी ऊर्जा 7 रंगों में सबसे कम होती है, जिस कारण उसका डेविएशन कम होगा, फैलाव कम होगा। समझ में आ गया? विचलन कम होगा। ये समझ में आया आपको? इसको आप लिख सकते हो या आपको पीडीएफ तो मिल ही जाएगी। चलो, अब मेरे को ये बताओ, ये तो अपने बात कर ली एक बार इसका वेवलेंथ, फ्रिक्वेंसी और एनर्जी की। ये बात बताओ कि आपको नुकसान कौन सी किरणें ज़्यादा देगी? जिसमें एनर्जी कम है वो आपको नुकसान ज़्यादा देगी, या एनर्जी ज़्यादा है वो देगी? एनर्जी ज़्यादा है। ज़्यादा एनर्जी वाली आपको ज़्यादा नुकसान दे सकती है, कम एनर्जी वाली कम। तो ये बताओ इन ईएम स्पेक्ट्रम में सर्वाधिक नुकसान देने वाली हानिकारक तरंगे कौन सी? किरणें या तरंगे? गामा। और सबसे कम नुकसानदायक? रेडियो। समझ में आई आपको? तो सबसे ज़्यादा नुकसानदायक ये। क्यों है ये? क्योंकि एनर्जी ज़्यादा है। अब इसमें एक और ध्यान रखना, जैसे हम एक्सरे की बात करते हैं ना, तो एक्सरे के 2 एप्लीकेशन है। एक होता है एक्सरे, जो आप एक्सरे करते हैं, हड्डियाँ वगैरह टूट जाती है या कोई भी क्रैक हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है, तो हड्डियों का इमेज लेने के लिए, ठीक है। और एक होता है सीटी स्कैन। पढ़ेंगे इसको, सीटी स्कैन को। एक्सरे का फ्रिक्वेंसी कम होता है, सीटी स्कैन का ज़्यादा होता है, समझना आप। तभी मैंने एक्सरे को इधर लिखा है और राइट में किसको लिखा है? सीटी स्कैन को। कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी स्कैन, ठीक है। एक्सरे दोनों क्या काम आता है, एक्सरे और सीटी स्कैन? चलो, एक्स किरणें क्या काम आती है? चलो, एक्सरे क्या काम आता है, सीटी स्कैन क्या काम आता है? तो इसका ध्यान रखना, दीज आर यूज्ड फॉर रेडियोग्राफिक इमेजिंग। क्या काम आता है? रेडियोग्राफिक इमेजिंग। मतलब जो रेडियोग्राफिक इमेजिंग होती है उसमें ये काम आते हैं। रेडियोग्राफिक इमेजिंग में सब आ गया, एक्सरे भी आ गया और सीटी स्कैन भी आ गया। जैसे आपके हड्डियों का भी है, जरूरी नहीं हड्डियों का भी इमेज लेना हो, है ना, और भी इमेज लेते हैं, और भी जगह काम आते हैं ये। समझ में आया आपको? तो अब ये बताओ एक्सरे और सीटी स्कैन में नुकसान किसका ज़्यादा है? क्यों? रीजन? एनर्जी ज़्यादा है, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है, वेवलेंथ कम है ना, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और एनर्जी ज़्यादा है, इसलिए सीटी स्कैन इज मोर हार्मफुल देन एक्सरे। समझ में आया आपको? ये ध्यान रखना। तो ये हमने देखा एक बार। चलो, अब हम एक वेव की अलग से देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं
रेडियो, किसकी बात करते हैं? रेडियो वेव्स, रेडियो तरंगे। चलो, इनको रेडियो तरंगों को दीर्घ तरंगे भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीर्घ तरंगे, दीर्घ तरंगे। क्या काम आता है रेडियो तरंगे? चलो, सबसे पहले रेडियो कम्युनिकेशन में, किसमें? रेडियो कम्युनिकेशन में, संचार में काम आता है। किस में काम आता है? संचार में, कम्युनिकेशन में। एफएम वगैरह सुनते हो ना आप? कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन में आता है। तो रेडियो कम्युनिकेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है एएम और एक होता है एफएम। एफएम सुनते ही हो आप? तो रेडियो कम्युनिकेशन दो तरह के हैं। कौन कौन से हैं? एक है एएम और एक होता है एफएम। पहले फुल फॉर्म पूछते हैं, एएम की फुल फॉर्म क्या होती है? चलो, एएम की होती है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। क्या होती है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। और एफएम क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है। एएम का क्या है? एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, और एफएम क्या है? फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। अब मेरे को ये बताओ, ये दोनों क्या है? ये दोनों टेक्निक है रेडियो की, रेडियो संचार की दो टेक्निक है। कौन कौन सी? एफएम और एएम। एएम इज एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एफएम इज फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। देखो, मोदी जी मन की बात करते हैं ना, हर महीने करते हैं, ठीक है। तो वो किस पे करेंगे? एएम पे करेंगे, एफएम पे करेंगे? एफएम पे करेंगे। देखो, अगर केवल उनको उदयपुर में करना होता तो वो एफएम पे करते हैं। वो किस पे करेंगे? एएम पे करेंगे। एएम होता है लॉन्ग डिस्टेंस। क्या होता है? अगर शॉर्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, केवल आपको देखो, उदयपुर का एफएम है, वो आप डबोक से आगे जाते ही बंद हो जाता है ना। तो अगर केवल एक सिटी की बात करते हैं, केवल शॉर्ट डिस्टेंस की बात करते हैं, तो किसकी बात करेंगे? एफएम की। और लॉन्ग डिस्टेंस की बात करेंगे तो किसकी बात करेंगे? एएम की। तो एफएम इज फॉर, ध्यान रख लेना, शॉर्ट डिस्टेंस। और ये क्या होता है? एएम फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। ये आपको समझ में आ गया? लंबी दूरी के लिए एएम, और शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, या केवल शॉर्ट डिस्टेंस का मतलब केवल सिटी के लिए हो, उसके लिए एफएम होगा। समझ में आया आपको? चलो, तो एएम के उदाहरण क्या है? जैसे बीबीसी लंदन हो गया, विविध भारती, आप सुनते हो ना विविध भारती, तो वो क्या है? एएम। और एफएम क्या है? 92.7 हो गया, 94.3 हो गया, जो एक सिटी में चल रहा है, वो क्या हो गया? एफएम हो गया। समझ में आया आपको? तो ये दो रेडियो की टेक्निक है। और बताओ, रेडियो तरंगे क्या काम आती है? एक तो संचार में आ गया, और बताओ, ब्लूटूथ में काम आती है। किस में काम आती है? ब्लूटूथ। एक काम आती है वाईफाई में। फुल फॉर्म क्या होती है वाईफाई की? वायरलेस फिडेलिटी। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको रेडियो तरंगों के बारे में। तो रेडियो तरंगें कहाँ काम आती है? एएम एफएम में, रेडियो संचार में, ब्लूटूथ में और वाईफाई में। अगर ये आप लिख दोगे तो मोर देन सफिशिएंट है रेडियो तरंगों के बारे में। चलो नेक्स्ट देखो, इसमें फिर क्या है? माइक्रोवेव। क्या है? माइक्रोवेव। माइक्रोवेव को हम बोलते हैं सूक्ष्म तरंगे। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म तरंगे। कहाँ काम आती है माइक्रोवेव? एक तो आपको पता ही है किस में काम आती है? ओवन में। किस में? माइक्रोवेव ओवन। दूसरा, ये काम आती है सैटेलाइट में। किस में काम आती है? अच्छा, दूसरा ध्यान रखना, एंटीना में। किस में काम आ रही है ये? एंटीना।
तो एंटीना हो गया है ना, सेटेलाइट कम्युनिकेशन हो गया, और माइक्रोवेव ओवन हो गया। इसमें कौन सी तरंगे काम आ रही है? माइक्रोवेव काम आ रही है। और कैसी तरंगे होती है? ये सूक्ष्म तरंगे इनको बोलते हैं। नेक्स्ट बात ध्यान रखना, इंफ्रारेड। क्या ध्यान रखना? इंफ्रारेड। इनको हम क्या बोलते हैं? अवरक्त तरंगे। देखो यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं इंफ्रारेड से। इंफ्रारेड से सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखो इंफ्रारेड का कोई, देखो माइक्रोवेव हो गया, रेडियो हो गया, जिसके क्या लिमिटेड एग्जांपल्स है, तो बहुत ज्यादा एग्जांपल नहीं है। इनके अनलिमिटेड एग्जांपल्स है। इंफ्रारेड के कोई फिक्स एग्जांपल नहीं है, इसलिए आपको इसका कॉन्सेप्ट ध्यान रखना पड़ेगा। देखो इंफ्रारेड का ध्यान रखना, जहां पर भी हीट आता है, जहां पर भी हीट आएगा, उष्मा आएगी, वहां पर कौन सी तरंग होगी? इंफ्रारेड। और जहां पर भी सेंसर आएगा, जहां पर भी क्या आएगा? सेंसर आएगा, वहां पर कौन सी तरंगे होगी? बस दो कॉन्सेप्ट ध्यान रखना, जहां पर भी हीट आएगा वहां पर कौन सी तरंग होगी? इंफ्रारेड। और जहां पर भी सेंसर आएगा वहां पे कौन सी तरंग होगी? इंफ्रारेड होगी। हीट कैसे? देखो एक बार सॉरी, उदाहरण के लिए जो कुछ है ना, तवा है, तवा गर्म होता है, तो तवे से हीट क्या होती है? इमिशन नहीं होता? हीट का इमिशन होता है ना, हीट का उत्सर्जन होता है वहां से। अब अगर तवे के हाथ ऊपर मत रखना, थोड़ा पास लेके आना थोड़ा सा, तो आपको हीट का फील होगा। चलो अगर कोई एथलीट है, सर्दियों में तो और ज़्यादा वो दिखता है, सर्दियों में अगर वो दौड़ लगा रहा है एथलीट, तो उसके शरीर से भाप निकलती हुई दिखती है, महसूस किया होगा। कोई एथलीट है या कोई भी, अगर आप भी रनिंग करते हो तो आपके शरीर से ऐसा लगेगा जैसे हीट निकल रही हो, होता है ऐसे। और बताओ, इस कोरोना में आप कभी बीमार हुए होंगे कोरोना में, तो या बीमार हुए भी नहीं है तो एक थर्मल डिटेक्टर देखा होगा, एक बंदूक जैसे पास में लेके आपके, है ना, डिटेक्ट करते थे ऐसे सर पे या यहाँ पे, वो भी क्या है? इंफ्रारेड। जहाँ पर भी हीट की बात आए वो वहाँ पर क्या आ जाएगा? इंफ्रारेड। इसलिए ध्यान रखना, इनको उष्मीय तरंगे भी कहते हैं। कौन सी तरंगे कहते हैं? उष्मीय तरंगे, हीटिंग वेव्स। हीटिंग वेव्स क्यों कहते हैं? क्योंकि जहाँ उष्मा में कौन सी तरंगे होती है? इंफ्रारेड। समझ में आ गया? उष्मा कहीं से भी हो, उदाहरण के लिए पहली बरसात होती है तो जमीन से बहुत ज़्यादा हीट उत्सर्जित होती है, होता है, तो वो भी क्या है? इंफ्रारेड। हमारा शरीर पूरे दिन हीट को क्या करता है? अब्जॉर्ब करता है, और रात को क्या करता है? हीट को उत्सर्जित करता है धीरे धीरे, ये रहता है अपने। जैसे बालू मिट्टी नहीं होती क्या, बलुई मिट्टी या बालू मिट्टी या रेगिस्तान की मिट्टी, वो क्या करती है? पूरे दिन हीट को क्या करती है? अब्जॉर्ब करती है, और रात को क्या करती है? हीट को उत्सर्जित करती है। ऐसा होता है, ठीक। तो जहां पर भी हीट है वहां पर क्या जाएगा? उसमें सेंसर। जहां पर भी सेंसर लगा हुआ है वहां पर कौन सी तरंगे आएगी? इंफ्रारेड आएगी। सेंसर का मतलब, जैसे एलिवेटर होता है, अब देखा होगा आइनॉक्स में, पीवीआर में जाते हो आप, उधर सेलिब्रेशन में जाते हो ना, तो क्या होता है? जैसे एलिवेटर के पास खड़े होते हो तो एलिवेटर स्टार्ट हो जाता है। आइनॉक्स का गेट देखा होगा, आप पास में जाते हो तो अपने आप खुल जाता है। रिमोट देखा होगा ना, रिमोट में जहां पर भी सेंसर लगा हो, चाहे रिमोट हो, टीवी का रिमोट है ओनली, हाँ, रिमोट टीवी का ही होता है? नहीं, हलिया मत मानना, टीवी का ही रिमोट है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है टीवी का रिमोट, या बुक्स में ऐसा लिखा होता है टीवी का रिमोट अवरक्त तरंगों का उदाहरण है, तो बच्चे क्या पढ़ लेते हैं? टीवी का रिमोट। केवल रिमोट सब है ना, सर कार का रिमोट तो पढ़ाया ही नहीं आपने, आपने तो नोट्स में टीवी का रिमोट लिखा रखा है। अब कार का रिमोट एग्जाम में आ गया, कार की चाबी होती है, रिमोट ही है, की होती है ना, दूर से आप कार को खोल पा रहे हो, बंद कर पा रहे हो। तो जहाँ पर भी रिमोट आ जाए, मैं तो बोल रहा हूँ रिमोट भी नहीं, जहाँ पर भी क्या आ जाए? सेंसर आ जाए, है ना, जहाँ पर भी सेंसर आ जाए वहाँ पर कौन सी तरंगे हो जाएगी? समझ में आया आपको? तो ये ध्यान रखना आप, हीट और सेंसर। इसलिए इनको आज ज़्यादातर जो सेंसर होते हैं उनको क्या कहते हैं? आईआर सेंसर कहते हैं। क्या कहते हैं? आईआर सेंसर। आईआर का मतलब क्या हो गया? इंफ्रारेड सेंसर, ठीक है। ये हीट का उदाहरण मैंने बताया ही आपको।
देखो, एक जब आप मिसाइल टेक्नोलॉजी पढ़ोगे ना, मिसाइल वगैरह पढ़ोगे, तब आप पढ़ोगे कुछ मिसाइल ऐसी होती है, वो ऐसी होती है दागो और भूल जाओ, फायर एंड फॉरगेट। ठीक है, कि जैसे कुछ मिसाइल है, जैसे पाकिस्तान की मिसाइल आई उदाहरण के लिए, तो अपनी वाली मिसाइल ऐसे गई, पाकिस्तान की मिसाइल ऊपर जा रही है तो वो ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, ऐसे जैसे जैसे मिसाइल का पीछा कर रही है वो, जैसे मिसाइल अपना जैसे जैसे ट्रेजेक्ट्री चेंज कर रही है, वैसे वैसे वो मिसाइल उसके पीछे पीछे जा रही है। ये क्या है, मिसाइल के पीछे क्या निकलता है, हीट निकलती है ना, तो वो पाकिस्तान की, उसको नहीं पता कि पाकिस्तान की मिसाइल है, मिसाइल को थोड़ी पता है, वो तो किसका पीछा कर रही है, हीट का पीछा कर रही है। और मिसाइल के आगे क्या लगा हुआ है, IR सेंसर लगा हुआ है, इंफ्रारेड सेंसर। समझ में आ गया आपको? जैसे उदाहरण के लिए थर्मल डिटेक्टर हो गया, थर्मल डिटेक्टर, फायर एंड फॉरगेट, ये मिसाइल होती है ना, मिसाइल, ऐसी मिसाइल जो फॉलो करती है दूसरी मिसाइल को, उसकी ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करती है, वो जहां जा रही है उसको पीछे पीछे जाएगी उसके, अगर वो गोल चक्कर लगाएगी तो वो भी गोल चक्कर लगाएगी। तो ऐसा ऐसा थोड़ी है कि उसकी दुश्मनी इसलिए लगा रही है, वो तो किसका फॉलो कर रही है, हीट को फॉलो कर रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इंफ्रारेड आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। सेंसर में जैसे पूछ लेते हैं, रिमोट हो गया, रिमोट के बहुत बार पूछे गए हैं, अब इतनी बार पूछ लिया कि अब जो नहीं पूछेंगे ना, कई बार होता है ना बहुत ज़्यादा बार पूछ लेते हैं तो फिर पूछते ही नहीं है फिर। चलो, ये हो गया। अब है 7 रंग, कौन कौन से हैं? 7 रंगों की बात अपन थोड़ी बाद में करेंगे, जब हम लाइट वगैरह पढ़ेंगे तब करेंगे। पर 7 रंग पता है आपको कौन कौन से? विबग्योर है ना, VIGB है ना, VIBGYOR। हम बात करते हैं पराबैंगनी की। किसकी बात करते हैं? पराबैंगनी किरणें, UV रेज। देखो, पहली बात बताओ, ये पराबैंगनी किरणें लाभदायक है या नुकसानदायक है? नुकसान, दोनों है ना, ये तो नुकसान है। चलो कुल में, चलो ये बताओ पहले इसका सोर्स क्या है, सबसे ज्यादा बड़ा सोर्स क्या है? सन। तो इसका, इनका प्राथमिक सोर्स, प्राथमिक या मुख्य सोर्स क्या है? सूर्य, सन। सूर्य से ये, इसका प्राइमरी सोर्स या मुख्य सोर्स क्या है? सन है, सूर्य। तो सनलाइट से ये पराबैंगनी किरणें सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, चलो अब मेरे को ये बताओ, 3 तरह की आती है, सूर्य है और ये अर्थ है। तो पराबैंगनी किरणें UV आती है, वो कितने तरह की आती है? UVA आती है, UVB आती है और UVC आती है। सबसे ज्यादा कौन सी आती है? नहीं, A नहीं आती, ये आती है ना, C सबसे ज्यादा आती है। ठीक है, चलो B और C सबसे ज्यादा आती है, ध्यान रखना। पर उसमें अपने को ज्यादा, पहले ये बताओ मेरे को कि ये नुकसानदायक है फायदेमंद है? तो दोनों है इसमें, आपको ये ध्यान रखना है, दोनों है। प्राइमरी सोर्स क्या है इसका? प्राइमरी सोर्स है B और C सबसे ज़्यादा आती है, और अर्थ के पास में सूर्य से आती है। अब हम ध्यान रखना है, इसके फायदे देख लेते हैं। पहले नुकसान देखें, फायदे देखें। चलो नुकसान देख लेते हैं इसके। UV है ना, नुकसान। इसके नुकसान क्या क्या है, या डिसएडवांटेज क्या है, या इसके हानियाँ क्या है? तो सबसे पहले क्या है इसकी, बताओ कोई। आप गर्मी धूप में निकलते हैं तो क्या हो जाता है?
सनबर्न हो जाता है, स्किन बर्न हो जाती है। क्या हो जाती है? स्किन बर्न। दूसरा क्या है? जब बहुत ज़्यादा अगर आप यूवी के कांटेक्ट में रहते हो तो स्किन का कैंसर भी हो जाता है, तो स्किन कैंसर। और डीएनए का डीएनए इम्बैलेंस हो जाता है। तो 3 आप ध्यान रखना, स्किन बर्न, स्किन कैंसर और इम्बैलेंस ऑफ डीएनए ना, डीएनए का इम्बैलेंस हो जाता है। ये 3 नुकसान आपके प्राइमरीज में हो जाते हैं यूवी से। चलो अब इसमें इसके लाभ क्या बताऊं, फायदे क्या है इसके, या अनुप्रयोग है ना, लाभ या लाभ नहीं लिख के आप लिख लो अनुप्रयोग, मतलब इसके एप्लीकेशंस क्या है। कहाँ अप्लाई करते हैं इसको बताओ। किसको? अच्छा, यूवी से ये सोलर प्लेट्स सबसे मतलब कॉमन यूज है आज के सोलर प्लेट्स। वो रेडिएशंस में आ जाएगा, हाँ मतलब है वही। ये तो देखो, जब विटामिन डी वगैरह का कमी होता है हाँ तो रिलीज देते हैं। सबसे ज़्यादा तो सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी है ना, विटामिन डी का जो क्या होता है संश्लेषण। आपको नहीं बोलते बच्चों को कि पीले हो जाता है तो वो है ना यही रेज देते हैं। हाँ, बोलते हैं ना कि धूप में रखो बच्चों को, है ना, रखते हैं धूप में कितने, 12 बजे दोपहर को, तो कब? मॉर्निंग 8 to हाँ 9 सुबह सुबह वाली धूप में, है ना। ऐसे नहीं दोपहर को 12 बजे लेके बैठ गए, बच्चा काला और हो जाएगा पूरा, है हो जाते हैं, सही बता रहा हूँ। तो ध्यान रखना, पहला है सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का संश्लेषण। विटामिन डी का संश्लेषण यह आता है। दूसरा क्या है, जब आप आरओ खरीदने जाते हो ना, तब यूवी वाला ना, वाटर को प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ना, वाटर को प्योरीफाई करने की, क्या करता है उसमें? बैक्टीरिया को मार दे, सही एग्जैक्टली, है ना, बैक्टीरिया को मारता है वहाँ पर। फिल्टर नहीं करता है वो ना, फिल्टर का तो अलग है। इसमें ये ध्यान रखना, इधर लिख देता हूँ, जैसे ये वाटर है, अगर इसमें आप यूवी रे गुजारोगे इसमें से, अंदर तो नहीं रहेगी यूवी रेज, ऐसा तो नहीं है कि अंदर रह जाएगी, गुजर, है ना, वो तो गुजर जाएगी। जब ये आप यूवी रेज इसके अंदर गुजरोगे तो क्या होगा, बैक्टीरिया को मार देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जल में
बैक्टीरिया को मारने में, या आप ये लिख सकते हो जल के शुद्धिकरण में। बात एक ही है, क्या लिख सकते हो? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। जल के शुद्धिकरण में। तो दो मैंने बताया यहाँ पर, पहला बताया यहाँ पर सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी, और यहाँ है ना प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। दूसरा ये भी ध्यान रखना आप, जैसे नोट वगैरह गिनते हैं ना, कई नकली नोट आ जाते हैं, कई बार नोट गिनने वाली मशीन वगैरह होती है, तो नोट गिनने में ध्यान रखना, या पैटर्न पता लगाने में, जैसे बैंक में जाली नोट का पता लगाते हैं, तो जाली नोट में क्या होता है, नोट के साइड में देखा होगा पैटर्न बने होते हैं कुछ, तो उस पैटर्न का पता लगाते हैं। जैसे आपके फिंगरप्रिंट है, आपने आपके फिंगरप्रिंट का डिटेक्ट करना है, आपके फिंगरप्रिंट को स्कैन करना है, डिटेक्ट करना है, तो फिंगरप्रिंट को, तो आपका फिंगरप्रिंट और मेरा फिंगरप्रिंट एक या अलग अलग है? सबका फिंगरप्रिंट अलग अलग होता है, क्योंकि सबके फिंगरप्रिंट में जो फिंगरप्रिंट का मतलब क्या है, पैटर्न है। आप ध्यान से देखना अपने फिंगरप्रिंट को, तो यहाँ पर क्या है, कुछ पैटर्न बना हुआ है। अगर जहाँ पर पैटर्न का पता लगाना हो वहाँ पर क्या काम आता है, यूवीरा। तो जहाँ पर भी पैटर्न का पता लगाना हो, समझ में आ गया? चाहे नकली नोट में, अब देखो रटना नहीं है, नोट में भी क्या होता है, पैटर्न ही होता है, फिंगरप्रिंट में क्या है, पैटर्न है। समझ में आया आपको? जहाँ पर भी इस तरह के पैटर्न, और ये पैटर्न मतलब पता कौन लगाता है ज़्यादातर, आपके हाथों का और का, कौन सी टीम आती है वो, फोरेंसिक। तो फोरेंसिक साइंस में ये पूछा गया है, तो फोरेंसिक साइंस में कौन सी सबसे ज़्यादा कौन सी किरणें काम आती है, यूवी। क्यों आती है? क्योंकि फोरेंसिक साइंस वालों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या पड़ती है, पैटर्न की। मर्डर हुआ तो चाकू के फिंगरप्रिंट, है ना, पता है ना, इस पे हाथ लगाया तो उसके फिंगरप्रिंट, उस पर कुछ तो आया होगा, है ना। जहाँ जहाँ वो कोई भी अपराधी है, जहाँ जहाँ टच करके गया है किसी वस्तुओं को, सब पे कोई ना कोई वो फिंगरप्रिंट छोड़ के गया है। समझ में आया आपको? तो ध्यान रखना यूवी में क्या काम आता है, यहाँ पर फोरेंसिक लैब में, फोरेंसिक लैब में जैसे टू डिटेक्ट पैटर्न, ठीक है, टू डिटेक्ट स्पेसिफिक पैटर्न, कुछ भी हो सकता है उधर, जैसे आपके अंगूठे का पैटर्न हो सकता है ना, ये, या इस पे पैटर्न लिख देता हूं मैं, फिंगरप्रिंट, क्या बोलते हैं इसको, फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट वगैरह का पता लगाने के लिए, स्पेसिफिक पैटर्न का पता लगाने के लिए, है ना। बैंक में जाली नोट का पता करने में, बैंक में तो डिटेक्ट, है ना, फेक करेंसी, फेक करेंसी को डिटेक्ट करने में, पता करने में, उसका पता लगाने में, स्पेसिफिक पैटर्न पता लगाने में, फिंगरप्रिंट का पता लगाने में। दूसरा, जैसे कोई भी अपराध हुआ है तो कुछ ब्लड के धब्बे रह जाते हैं ना, अगर कोई अपराधी साफ भी कर देता है तो थोड़ा बहुत रहता ही है, तो उसका पता लगाने में यूवी लाइट डाली जाती है कमरे में, ठीक है ना, तो कुछ वहाँ पर स्पॉट दिख जाते हैं। समझ में आया आपको? तो फोरेंसिक वगैरह साइंस में इसमें काम में आता है यूवी। चलो नेक्स्ट है, क्या बात की हमने, एक्स किरणें, एक्स किरणें। अगर पहली बात अगर आपको लिखनी हो तो क्या लिखोगे एक्स किरणों में, एक्स किरणें कहाँ काम आती है बताइए, हॉस्पिटल में। तो हॉस्पिटल में क्या, रेडियोग्राफिक इमेजिंग, बस ये है ना। देखो एक बात ध्यान रखना, अगर आप आरएस का एग्जाम दे रहे हो या कोई भी एग्जाम दे रहे हो जहाँ पे रिटर्न लिखना होगा ना, सब्जेक्टिव पेपर, आपके
कीवर्ड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। कीवर्ड्स का मतलब ये है कि आप, ये नहीं देखा जाता कि आपने कितने पेज भरे हैं, ये लिखा जाता है कि आपने कितना क्वालिटी का लिखा है। और वो देखो, कॉपी चेक करने वाला या कोई भी एग्ज़ाम मतलब जो होगा चेक करने वाला, ऐसा तो नहीं है कि वो ऐसे ही मतलब, है ना, वो उस सब्जेक्ट का स्पेशल, है ना, स्पेशलाइजेशन होगा उसके पास में, एक्सपर्ट होगा। तो आप अगर लिखते हो तो उसको पता लग जाएगा, ये तो बात ज़रूर है आप क्या लिख रहे हो। उदाहरण के लिए मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, कंप्यूटर पढ़ाता हूँ, है ना, तो मेरे को पता लग जाता है, कोई बोलता भी है ना तो मेरे को ये पता लग जाता है कि हाँ इसने एग्जैक्ट बोला है, ये बात पता लगी आपको, तो आप लिखोगे उसमें भी पता लग जाता है कि आपने कितना लिखा है। उदाहरण के लिए आपको कीवर्ड ध्यान में रखने हैं, कीवर्ड सेट रखने हैं दिमाग में, वो तो सबसे पहले लिखने ही लिखने हैं। कीवर्ड्स का मतलब ये होता है, थोड़ा जैसे आपको मैं बोलता हूँ उदयपुर, तो आपके दिमाग में क्या बात आती है? झीलों की नगरी, लेक सिटी। ये थोड़ी बोलोगे ठोकर की लस्सी, बोलते हो क्या? हैं, फतेह स्कूल का बड़ा पाव बोलते हो? नहीं बोलते। ये तो बाद की बातें हैं ना, एक्सरे में बाद में बहुत सारी बातें आएगी, आती है ना बातें। एक्सरे ये तो थोड़ी है खाली एक ही बात है, एक्सरे में और भी बातें आएगी, लेकिन सबसे पहले क्या लिखोगे इसमें? और रेडियोग्राफिक इमेजिंग, ये होते हैं कीवर्ड्स। जयपुर की बात करते हैं, पिंक सिटी है, कैपिटल है, ये 2-3 बातें हैं। हैदराबाद की बात करते हैं, क्या आता है? हैदराबाद है बिरयानी। हाँ चलो, तो बात समझ में आ गया। गुजरात की बात करते हैं तो क्या आता है दिमाग में? बिजनेस, मतलब बिजनेस मेन ज़्यादा है। तो अब देखो, तो मेरा मतलब है कि यहाँ पर आपको कीवर्ड्स ध्यान में रखने हैं। जब आप कीवर्ड्स अगर ध्यान में रखोगे तो आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक किसी टॉपिक के बारे में 5 कीवर्ड है तो आराम से आप लिख सकते हो। फिर है क्या, खाली जो लैंग्वेज जोड़नी होती है अच्छी, अगर आप लैंग्वेज लिख सकते हो तो एक्स करने तो क्या काम आता है? और रेडियोग्राफिक इमेजिंग। देखो मैं कीवर्ड का इसलिए बार बार बोलता हूं कि ये वर्ड आपके दिमाग में आता नहीं है लिखते समय, और ये जरूरी नहीं कि इंग्लिश में लिखना है, इसको हिंदी में भी लिख सकते हो आप। हिंदी मीडियम वाले क्या करेंगे, इसको हिंदी में लिखेंगे और हिंदी में एज इट इज लिखोगे, रेडियोग्राफिक इमेजिंग, बस। इसको हिंदी में लिखो ना, क्या दिक्कत है? और कभी मान के चलो कि हिंदी और इंग्लिश में कंफ्यूजन हो तो इंग्लिश में लिख दो। हिंदी लिखते लिखते क्या इंग्लिश नहीं लिखते क्या? कुछ नहीं होता ऐसा, कोई ऐसा नहीं होता है। नहीं नहीं, तो वो लिखो ना, इंग्लिश में लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई हिंदी लिखते लिखते एक फॉर रेडियोग्राफ ऐसा भी, मतलब ऐसे ये रेडियोग्राफिक इमेजिंग में काम आता है। इसका सबसे ज्यादा अनुप्रयोग रेडियोग्राफिक इमेजिंग में किया जाता है। तो रेडियोग्राफिक, अगर आप हिंदी में लिख सकते हो रेडियोग्राफिक इमेजिंग, तो हिंदी में लिख दो, ऐसे लिख दो। हाँ देखो आप है ना, टीवी लिखते हो ना, टीवी, देखो मेरा पूरी है ना, पूरी हिंदी नहीं चलती, ध्यान रखना। पूरी हिंदी लिख भी नहीं सकते हो, पूरी हिंदी पढ़ भी नहीं सकते हो, पूरी इंग्लिश भी नहीं पढ़ सकते हो। आप पूरी हिंदी लिख दोगे ना तो कई बार तो क्या अगला भी कंफ्यूज हो जाएगा, हो सकता है आपको नंबर भी नहीं मिले। अब टीवी लिखते हैं ना, मैंने क्या किया, टीवी का रिमोट है ना, तो मैं क्या बोला कि इंफ्रारेड कहाँ काम आती है? टीवी रिमोट में काम आती है ना, तो ऐसे लिखते हैं टीवी रिमोट, ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है। अब देखो टीवी का मतलब होता है दूरदर्शन, रिमोट का मतलब होता है वही दूर, रिमोट का मतलब भी दूर से ही आता है ना, ठीक है। तो दूरदर्शन आप लिखते हो क्या? अभी 2 दिन पहले की बात है, कुछ लिखा हुआ था दूरदर्शन, वो टीवी के कॉन्टेक्स्ट में था, मतलब उसको टीवी लिखना था टेलीविजन, टेली मतलब दूर, विजन मतलब दर्शन, तो टेलीविजन तो लिखते हैं, टेलीविजन, तो विजन मतलब दर्शन और टेली मतलब दूर, तो यही होता है।
टीवी का मतलब क्या होता है? दूरदर्शन। तो वो बोले यार टेलीविजन का दूरदर्शन थोड़ी, तो दूरदर्शन तो चैनल है। अरे मैं चैनल नहीं है, टेलीविजन को दूरदर्शन कहते हैं। ठीक है, आप समझ रहे हो? अब कोई इसको दूरदर्शन को चैनल समझता है, कोई कुछ ही समझता है। बहुत सारे मतलब कन्फ्यूजन होता है ना, बहुत बार लैंग्वेज का तो कन्फ्यूजन चलता ही है। जैसे उदाहरण के लिए कहते हैं ना जेरोक्स करवा के लिए आओ, कहते हैं ना जेरोक्स करवा लेना, कहते हैं जेरोक्स। जेरोक्स क्या होता है? फोटोकॉपी को जेरॉक्स कहते हैं। कंपनी का नाम है जेरोक्स। जेरोक्स कॉरपोरेशन करके कंपनी है। वो जो प्रिंटर की कंपनी होगी जेरॉक्स। तो जेरोक्स कॉरपोरेशन करके एक कंपनी है। इस वो काम उसका फोटोकॉपी जो ना फोटोस्टेट मशीन बनाती है वो। तो एग्जैक्ट वर्ड है फोटोकॉपी करवा के लाओ, और आप क्या बोलते हो? जेरोक्स करवा लो। और आपने जेरोक्स लिख भी दिया ना, कभी जेरोक्स लिख भी दिया तो अगला भी यही समझेगा कि हाँ जेरोक्स का मतलब वो समझ जाएगा कि एक जनरल वर्ड ले रहे हैं ना। मतलब समझ में आ गया? इतना ज़्यादा वो पर्सनल में वर्ड आ गया, जेरोक्स करवा लो, जेरोक्स करवा लो। जेरोक्स का मतलब ये थोड़ी है, जेरोक्स तो कंपनी का नाम है। तो यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में नहीं आना आपको, और इसको लेके इतना ज़्यादा वो भी नहीं होना चाहिए। सबसे ज़्यादा वो यही देखा जाता है कि आपका प्रेजेंटेशन तक करने का तरीका क्या है, आपके नॉलेज क्या है ना। वहाँ इतनी छोटी छोटी बातों पे ध्यान नहीं दिया जाता है कि आपने, चलो कई बार छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक भी हो जाती है ना, लेकिन वो उसका भाव क्या है, वो बताना क्या चाह रहा है, उसका नॉलेज वो क्या है, वो जो देखा जाता है। हो जाता है कई बार, मतलब इतना बड़ा पेपर लिखते हो तो बहुत ज़्यादा एकदम परफेक्ट आने का तो नहीं है ना। आप लैंग्वेज का तो हो ही नहीं। हाँ, लैंग्वेज का कोई स्टूडेंट हो उसके गलती हो जाए तो अलग बात है। तो यहाँ लैंग्वेज का पेपर है क्या? नहीं है। यहाँ पेपर किसका है? नॉलेज का पेपर है, प्रेजेंटेशन का पेपर है। चलो, तो फॉर रेडियोग्राफिक इमेजिंग ये इसमें काम आता है। चलो, तो आज का कल हम बात करेंगे इसमें थोड़ा बहुत एक्सरे देखेंगे इसमें कि सीटी स्कैन, एक्सरे और भी क्या काम आता है। आप भी थोड़ा पढ़ के आना एक्सरे के बारे में। फिर गामा रेज, एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर गामा रेज है, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फिजन, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है हाइड्रोजन एनर्जी और वगैरह है ना ये। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। तो कल के लेक्चर में जो बाकी बचा पोर्शन करेंगे।